अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। हम देखेंगे क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें डिपेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। और उसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो उसमें हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे और उसके ऊपर हम एक या दो प्रोजेक्ट्स इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे और दो क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हुसैन साजिद आप सर्च करेंगे तो एक ही चैनल टॉप पे आता है, तो आप इसको काइंडली सर्च सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो मेरा ये पेज है हुसैन साजिद के नाम से, आप इसको भी लाजमी लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे मेरे से पूछ सकते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कोई क्यूरी हो कंप्यूटर मैथ्स की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम फॉलो यूज़र हैं अगर आप तो मुझे यहाँ पे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा और यहाँ पे एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ऑनली है, इस पे कॉल्स अलाउ नहीं है और कॉल्स आप करेंगे तो नंबर आपको ऑफ मिलेगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और फिर आपको ये टेक्स्ट भी पढ़ के बताऊंगा। जाहिर बात है आपने लिखना भी होगा तो आपने इसी फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। अपने से टेक्स्ट कोशिश कीजिए कम से कम यूज़ करें क्योंकि अभी आपकी इतनी चीज़ों पे ग्रिप नहीं होती। जब आप खुद से लिखने बैठते हैं तो आप उसमें बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर एक टेबल होता है और उस टेबल के अंदर डिफरेंट एंट्रीज हुई होती हैं, वैल्यूज एंटर्ड होती हैं। और इश्यूज ये होता है कि उसमें रिपीटिंग वैल्यूज होती हैं। आप कभी कुछ डिलीट करना चाहें तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि सिमिलर चार वैल्यूज हैं, किसको डिलीट करना है। ठीक है, या नई वैल्यू ऐड करनी है, ये चेंज करनी है तो उस नाम से ऑलरेडी तीन बंदे उधर मौजूद है तो हमने कौन से वाले जगह पे नया बंदा ऐड करना है या किसको डिलीट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है उन टेबल्स को। और इस प्रोसेस को जो है वो हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम करते क्या है कि सिंपल एंड रिलायबल डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं और वो टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम सूटेबल रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि हम मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं तो वो जो मल्टीपल टेबल्स होते हैं उनके अंदर आपने डेटा स्टोर करना होता है, इसलिए आप सूटेबल बनाते हो कि रेलेवेंट डेटा एक ही टेबल के अंदर आए, एक वैल्यू दो जगह पे दो टेबल्स के अंदर आपको एंटर ना करनी पड़े। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और हर ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ एक फाइनल और एक अच्छे स्ट्रक्चर की तरफ जाता है। और वो जो सारी स्टेजेस हैं उनको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं और वो स्टेजेस क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। सो हर जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस हैं कि हर नॉर्मल फॉर्म के सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होती आप उस वाले नॉर्मल फॉर्म के अंदर उस टेबल को नहीं कह सकते। ठीक है, द कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड टू ब्रिंग द डेटाबेस इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। आपको उस नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डेटाबेस को उस वाली नॉर्मल फॉर्म की जो भी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन है उनको फुलफिल करना पड़ता है। इफ द कंडीशन इज रिलेशन, अगर वो जो रिलेशन है टेबल है satisfy the condition of a normal form it is said to be in that normal form। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे सेकंड में है, ये इसी तरह से थर्ड में है। ठीक है, द टास्क ऑफ डेटाबेस डिजाइन स्टार्ट्स विद द अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है कि एक अननॉर्मलाइज्ड जो है वो रिलेशंस होता है। ठीक है, और अननॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द प्रॉब्लम्स एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस डिजाइन के डेटाबेस डिजाइन के अंदर जो प्रॉब्लम और कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहले उन प्रॉब्लम्स और कम्प्लेक्सिटीज को आइडेंटिफाई करता है, फिर ये उनको रिमूव करता है, उसको करेक्शन करता है। इट प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ रिलेशन, तो इससे नया सेट ऑफ रिलेशन होता है और वो जो न्यू डिज़ाइन है इट इज़ फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। कि फ्यूचर में जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होंगे तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उससे वो न्यू डिज़ाइन बिल्कुल फ्री होता है।
तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू था। और हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ये सारे होते हैं। क्या क्या होता है उनमें, जो है हमारे पास है कि इट मेक्स द डेटाबेस डिजाइन एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्मेंस उसकी इम्प्रूव हो जाती है डेटाबेस की। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा एज पॉसिबल, डेटा कम हो जाता है। इट मेक्स द डेटाबेस डिजाइन फ्री अपडेट इंसर्शन एंड डिलीशन अनॉमली, अनॉमली का मतलब प्रॉब्लम होता है। सो डेटाबेस के अंदर जब आप डेटा कोई भी अपडेट कर रहे होते हैं, पहले से डेटा मौजूद होता है, आप उसको चेंज करते हैं या नया डेटा आप एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, या पुराना वाला डेटा को डिलीट करते हैं, तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जब नॉर्मलाइज्ड होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। इट मेक्स द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस, तो रिलेशनल डेटाबेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा वो डिजाइन बन चुका होता है। इट आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, मल्टीपल एंटिटीज होती हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप भी बन जाता है। इट मेक्स द डिजाइन दैट अलाउ द सिंपल रिट्रीवल ऑफ डेटा, कि ये एक ऐसा डिजाइन हमारे पास बन जाता है कि जिससे हम सिंपली जो डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाई द डेटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड ऑफ रीस्ट्रक्चर डेटा, क्या आप डेटा को रीस्ट्रक्चर की जो नीड होती है वो उसको कम से कम कर देता है नॉर्मलाइजेशन, और डेटा मेंटेनेंस जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर। आए वन बाय वन उनको देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। So normalized database जो होता है, it should have the following characteristics कि each relation must have a key field, कि उसके अंदर एक प्राइमरी की वाली फील्ड होनी चाहिए जिससे आप उस फील्ड उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सो हर फील्ड के अंदर एक की फील्ड होनी चाहिए। हर रिलेशन मतलब टेबल, फील्ड का मतलब कॉलम, तो एक की का कॉलम होना चाहिए कि उस कॉलम के बेस पे आप पूरे के पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकें। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड, कोई भी डुप्लीकेट कॉलम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। Each table must contain information about single entity, हर टेबल के अंदर जो है वो सिंगल एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टेबल के अंदर आपके स्टूडेंट के बारे में भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है और उसकी फीस का रिकॉर्ड भी उसी टेबल में पड़ा है, उसका रिजल्ट भी उसी टेबल में पड़ा है, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो भी उसी एक ही टेबल में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टेबल में एक चीज से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईच फील्ड इन रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन द की फील्ड, के एक टेबल के अंदर 10 कॉलम्स हैं, तो जो हर कॉलम एक फील्ड कहलाता है। एक जो होगा वो की फील्ड होता है, यानी प्राइमरी की वाली फील्ड होती है। दूसरा जो है वो नॉन कीज होती हैं। तो नॉन की वाले कॉलम जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ये नॉर्मलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर एक में चेंजिंग करें तो दूसरे में भी हो जाए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है एक में चेंजिंग हो तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर आपका पेट्रोल है, आप स्लो स्लो जाते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक निकल जाएंगे, उसी पेट्रोल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर आप स्पीड में जाते हैं तो आप कम डिस्टेंस कवर करते हैं, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसका कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, इसकी टाइप्स स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। मैं ज़रा सेपरेट पेज पे इसको ले जाऊँ, सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, फील्ड, कॉलम्स। तो मल्टीपल कॉलम्स जो हैं, डिफरेंट कॉलम्स हैं एक टेबल के, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। It means that if value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of the other attribute, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है इसका मतलब कि एक कॉलम की वैल्यू पता हो तो आप दूसरे कॉलम की वैल्यू पता लगा सकते हो। जैसा कि अब कोई बंदा कॉलेज में आता है तो उसको, या अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के स्कूल चले जाते हैं तो वो उसका क्लास और रोल नंबर बता देते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे के बारे में पता चल जाता है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पता लगाना आसान है। या एक रोल नंबर स्टूडेंट का पता हो तो उस कॉलेज के अंदर जाके उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस तक हर चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट रिलेशन
जिसकी ये फील्ड्स हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर एक कॉलम है, उसके अंदर एक स्टूडेंट नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है और एक ईमेल का कॉलम है. इफ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नोन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम. अगर एक स्टूडेंट का मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो मैं उस स्टूडेंट का जो है वो नेम मुझे पता आराम से लग सकता है. इट मीन्स दैट स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर. तो स्टूडेंट का जो नाम है वो फंक्शनली डिपेंड करता है रजिस्ट्रेशन नंबर पे. एन एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ ए इज, जो वैल्यू ऑफ ए है इट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बी. इसका क्या मतलब है कि एक कॉलम है, उसके एक टेबल है, उसके अंदर दो कॉलम है ए और बी. कॉलम आप इधर एट्रीब्यूट बी का मतलब है कॉलम बी, एट्रीब्यूट ए का मतलब है कॉलम ए. तो ए के कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, बी के कॉलम में भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी. तो जो ए बी है ये, इसको हम कहेंगे कि ये ए पर डिपेंड है अगर ए से बी की वैल्यू आपको पता चल जाती है. फॉर एग्जांपल ए के अंदर आपका ए वाले कॉलम में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बी वाले कॉलम में स्टूडेंट का नाम है. तो अगर मुझे ए का वैल्यू पता है, मतलब उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो मैं कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जाके वहां से जो डेटाबेस के अंदर उसका डेटा पड़ा है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करूंगा और मैं जो है उसका नाम पता लगा सकता हूँ. सो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट नेम. ठीक है. तो यानी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकते हैं. इट मींस आप रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टूडेंट नेम को डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है. सो द अबव एक्सप्रेशन इज रीड एज, अब ये इसी के बारे में थ्योरी आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया है कि ये जो बात हुई है इतने वाली कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमिन्स द स्टूडेंट नेम, इसको आप कैसे रीड करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर डिटरमिन द स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर. द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट. ये जो लेफ्ट पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं. एंड इफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, if A and B are attributes or set of attributes of a relation R, एक टेबल R है, रिलेशन है, ये टेबल है जिसका नाम R है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट मतलब दो कॉलम है A और B. सो B is functionally dependent on A. कब वो A पे डिपेंडेंट होगा? if each value of A has exactly one associated value of B. कि ए की हर वैल्यू जो है उसके साथ बी की एक वैल्यू एसोसिएटेड होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप ए कह लें, और यहाँ पे आ गया आपके पास स्टूडेंट नेम, इसको आप बी कह लें. ठीक है, ये स्टूडेंट नेम है, इसको आप बी कह लें. ठीक है. सो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे वो है 001 सपोज, और स्टूडेंट नेम है याह्या. ठीक है. इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर 002 है और स्टूडेंट नेम है सकलैन. तो अब क्या है कि ये रिलेशन है, इसकी हर वैल्यू एसोसिएटेड है इस कॉलम बी की, यानी ये इसको आप बी कह लें जो ऊपर हमने ए और बी का नाम दिया, और इसको ए कह लें. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इन आर हैज एग्जैक्टली वन एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ बी इन आर. ठीक है, कि बी की जो फंक्शनली डिपेंडेंट कब होगा ए के ऊपर, अगर हर वैल्यू जो ए की है इस रिलेशन के अंदर वो एग्जैक्टली वन वैल्यू से एसोसिएटेड होगी बी के. ठीक है, यानी एक वैल्यू ये रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये एक इसकी बेस पर एक ही स्टूडेंट की अटेंडेंस लगेगी, वो या होगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो इसकी बेस पर एक ही सकलैन जो है इसकी वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, यानी ये जब भी मैं क्लास के अंदर रोल नंबर बोलूंगा तो ये सकलैन ही अटेंडेंस लगाएगा अपनी. जब भी आप ये वाला रोल नंबर बोलेंगे तो ये या ही अपनी अटेंडेंस लगाएगा. इसका मतलब क्या है, एक ही वैल्यू है जो इधर एक ही वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है. सो इस तरह हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनली डिपेंडेंट है कि स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर. ये रजिस्ट्रेशन नंबर डिटर्मिन्स द स्टूडेंट नेम. ए और बी के टर्म में बात करें तो हम कहेंगे ए डिटर्मिन्स बी या बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए. क्यों है? क्योंकि इसकी एक वैल्यू इसके एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है.
तो इसको हम फंक्शनली डिपेंडेंसी कहेंगे। अब इसके अंदर फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अ पर्टिकुलर वैल्यू रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिलेटेड टू ओनली वन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, बट द स्टूडेंट नेम जो है बी रिलेटेड टू मल्टीपल वैल्यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक और कर रहा हूँ 003, इनका नाम भी सकलैन है, ये सकलैन हैदर ले लें और ये सकलैन शाह है, ठीक है। सो ये दो बंदे हैं सकलैन, लेकिन इधर या सिंगल आप सकलैन लें, एक क्लास में एक से ज्यादा सिमिलर नेम हो सकते हैं। सो दो प्राइमरी इधर से हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन नाम सिमिलर है। सो इसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो स्टूडेंट नेम है, a particular registration number is related to only one value of student name, but student name can be related with multiple values of registration number। आप यहाँ पे student name से क्लैन है तो आप देख सकते हैं ये दो registration number के साथ जो है ये connected है। For example, there may be a registration number 10 is related to only one value of student name, but the student name Usman may be related with two or more registration numbers, ठीक है, because two or more student may have the name Usman। So similarly, it is possible to determine all three fields using registration number। यानी एक स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था तो उसका नाम भी लिखा हुआ है उस फॉर्म पे, उसका क्लास भी लिखी है, उसका ईमेल भी लिखा है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर इन तीनों चीज़ों को डिटर्मिन कर सकते हैं। मुझे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा तो मैं आराम से उसके नाम, क्लास और ईमेल के बारे में जान सकता हूँ। तो अबव क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज नोन, द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, क्लास एंड email can be determined। It means that all three fields are functionally dependent on registration number। तो आई होप आपको ये फंक्शनैलिटी जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब आगे हम देखने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को। सो अभी हम एक प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है, इस दो प्रोजेक्ट्स मैंने इसमें चूज किए हैं तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास पहला टेबल है, ठीक है, एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, स्टूडेंट्स इन सोसाइटी है कि स्टूडेंट आईडी 1 to 3 है, नाम इनका मसूद है और ये दो सोसाइटीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सोसाइटी आईडी है और इसका नाम क्या है, 001 पे उर्दू है और 003 पे मैथ्स है। और उर्दू सोसाइटी के अंदर इनके जो सुपरवाइजर आईडी हैं वो 1 है और मिस्टर वसीम है, इसमें मिस्टर चौधरी जो है ये मैथ सोसाइटी के हैं और इनकी पोजीशन मेंबर है और ये चेयरमैन है, ठीक है। इसी तरह से ये मल्टीपल दिया। अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट आईडी की सिंगल वैल्यू है, मसूद की सिंगल वैल्यू है, लेकिन सोसाइटी आईडी में एक ही एट्रीब्यूट तो सोसाइटी आईडी है लेकिन इसकी वैल्यूज दो हैं, ठीक है। ये नेम तो सिंगल है सोसाइटी नेम लेकिन इसकी वैल्यूज दो हैं। इधर मिस्टर वसीम जो है इसकी वैल्यूज भी दो हैं, सॉरी सुपरवाइजर की, लेकिन ये एक ही रो है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है। सो द अबव student in society is a unnormalized form as student id is multi-valued attribute, ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी जो सोसाइटी आईडी है इसके अंदर मल्टी वैल्यूड है, सोसाइटी नेम में मल्टी वैल्यूड है, सुपरवाइजर आईडी, सुपरवाइजर, ये इनके अंदर चेयरमैन, इन सारों के अंदर ये जो पोजीशंस हैं ये मल्टी वैल्यूड हैं, यानी एक से ज्यादा वैल्यू एक ही कॉलम और रो के अंदर आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट नॉर्मलाइज में करने के लिए रिपीटिंग वैल्यू जो होंगी उनको सेपरेट टेबल में हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में इसको ले जाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि इनको हर वैल्यू जो है ये सेपरेट रो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी टेबल के अंदर जिस तरह इसके अंदर डबल वैल्यूज हैं तो इस एक रो को, ये वाली जो रो है इससे हम दो रोज बनाएंगे और ये जो डबल वैल्यूज हैं ये अलग-अलग रो के अंदर चली जाएंगी और ये जो सिंगल वैल्यू है ये रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं हम, उसी को मैंने जब वो मल्टीपल में किया तो ये देखें कि ये जो था सोसाइटी आईडी 001 और सोसाइटी आईडी 00, इस वाले को देखें, ये हमारी फर्स्ट रो थी जो दो रो में कन्वर्ट हुई है। तो उसके अंदर स्टूडेंट आईडी सिंगल था लेकिन उसके साथ नाम भी सिंगल था,
तो स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हुआ, नाम भी रिपीट होना चाहिए था, लेकिन जब एक से ज्यादा कॉलम्स हों और वो सेम रिपीट हो रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं कि जो मोस्टली रिपीटिंग चीजें उनको अलहदा कर लेते हैं और उनमें से एक वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। अब ये 2 कॉलम थे तो ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये 3 से यहाँ पे 6 वैल्यूज बनी है, तो 2 कॉलम की 6 वैल्यूज बनती, ये और प्रॉब्लम है। तो हमने कम से कम वैल्यू को रिपीटिंग पे लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा को नहीं लेके जाना। तो हमने इस वाले में ये जो सिमिलर था इसको इलादा कर लिया और ये सिंगल वैल्यूज है। ठीक है, कि अब ऊपर वाले टेबल में देखें तो आप हर रो को स्टूडेंट आईडी की बेस पे डिटरमिन कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट आईडी पता हो तो आप ये अगली सारी चीजें निकाल सकते हैं, ये स्टूडेंट आईडी पता तो आप ये इसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ये पता हो तो इसकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब ये इतनी वैल्यूज हैं जो हमें 2 कॉलम रिपीटिंग में जाएंगे इनके साथ, ये जब अलग-अलग नेक्स्ट वाले करेंगे तो ये 2 वैल्यूज हैं, ये 2 रो बन जाएंगी, इसकी भी 2 रो बनेंगी, इसकी भी 2 रो बनेंगी, ये भी 2 रोज बनेंगी और ये भी 2 रोज बनेंगी। लेकिन ये जो है ये उनके साथ दोनों रोज में रिपीट होंगे, तो हमने 2 कॉलम को रिपीट करना है तो हम एक को रिपीट करते हैं, तो जो दूसरा है उसको अलहदा कर लेते हैं कि बार बार दोनों क्यों रिपीट हो। जहाँ पे 1 2 3 आएगा उसके साथ मसूद भी लिखा जाना है, जहाँ पे 1 3 2 आएगा वहाँ पे खालिदा लिखा जाएगा, जहाँ पे 1 4 2 आएगा वहाँ पे जावेद लिखा जाएगा। तो ये बार बार सिमिलर चीज को रिपीट क्यों करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया कि वो नेम के साथ स्टूडेंट आईडी अलग कर ली और बाकी सारों की रोज अलग की और उसमें स्टूडेंट आईडी को हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, बाकी जहाँ पे आप देखें ये पहले 2 वैल्यूज एक ही रो और कॉलम के अंदर यानी सिंगल सेल के अंदर आ रही थी, अब ये 2 अलग अलग सेल्स में है। ये सिंगल सेल में आ रही थी अब अलग सेल्स में है, ये सिंगल सेल में था अब अलग सेल में है, ये भी सिंगल सेल में था अलग सेल में है। ये 3 वैल्यू सिंगल सेल में थी अलग है, ये 3 सिंगल सेल में थी अलग है, इसी तरह से ये सारे सिंगल सेल्स में थे ये अलग अलग हो गए। ये सिंगल वैल्यू थी तो इसलिए ये तीनों के साथ अलग रिपीट हुई। ठीक है, और जब ये ऊपर वाला टेबल अलहदा किया तो इसमें ये जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाती है। और जब यहाँ पे आता है, अब इस टेबल में अकेली स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं रह सकती, क्योंकि प्राइमरी की वो होता है जो यूनिक वैल्यू होती है और इसके अंदर देखें ये वैल्यू रिपीट हो रही है 1 2 3, नीचे 1 4 2 रिपीट हो रहा है। तो इसका आसान हल क्या है कि हम इसके साथ कंपोजिट प्राइमरी की पे जाएंगे, तो ये 2 कॉलम मिलके प्राइमरी की अब यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल कन्वर्ट हो गया है। अब हमने चलना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है आपने। तो पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हमने करनी होती है, तो ये जो अबव टेबल है, above relation is in first normal form, however data anomaly still exists कि डेटा की प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। सपोज एक नया सुपरवाइजर है मिस्टर खान, वो रिप्लेस करता है मिस्टर वसीम को जो कि उर्दू की सोसाइटी का मेंबर बनने आ रहा है। सो 2 rows इन द सोसाइटी टेबल नीड्स टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो एक ही वक्त में 2 चीजें हमें चेंज करना पड़ेगी, तो ये भी एक मसला है। मतलब अपडेट करते हुए मसला आ रहा है तो इसको हम अपडेट अनोमली कहेंगे या मॉडिफिकेशन अनोमली कहेंगे। फिर ये रिलेशन हैज द इंसर्शन अनोमली, क्यों इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ न्यू सोसाइटी इफ नो स्टूडेंट हैज ज्वाइंड। अगर हम इस टेबल के अंदर ऊपर चलें, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ये जो सोसाइटी का नाम है, मैं यहाँ पे एक और है केमिस्ट्री की सोसाइटी ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं आएगा। अब तो पूरी की पूरी रो एंटर करनी है ना, तो ये प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मैं न्यू सोसाइटी ऐड नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन ना आए। अगर मैं न्यू सोसाइटी एंटर कर देता हूँ तो स्टूडेंट का आईडी मैं कौन सा लिखूंगा। आईडी तो आप तभी लिखेंगे जब उस सोसाइटी के अंदर कोई स्टूडेंट होगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, इसको हम इंसर्शन अनोमली कहते हैं कि डेटा आप एंटर नहीं कर सकते, एंटर करते हुए प्रॉब्लम है। डिलीशन अनोमली एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि अगर एक सोसाइटी का लास्ट मेंबर निकल जाता है तो सोसाइटी की जो इंफॉर्मेशन है वो परमानेंटली उस डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि ये टेबल जो है उसके अंदर फिर जो है डिलीशन अनोमली आ गई। सो हमने क्या करना है कि इसको सेकंड नॉर्मलाइज फॉर्म में ले जाने के लिए इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। तो जो चीज हाफ किसी पे डिपेंडेंट है तो हम पहले इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं।
So the partial dependencies are removed to convert into second normal form. The functional dependency for the students are as follows कि जो स्टूडेंट आईडी और सोसाइटी आईडी है इसकी बेस पर आप पोजीशन बता सकते हैं किसी भी सोसाइटी के सुपरवाइजर की, तो वो कौन सा इस सोसाइटी के अंदर मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, तो आप आराम से बता सकते हैं। और साथ आपको स्टूडेंट आईडी भी होना ज़रूरी है। तो इसको हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इन दोनों प्राइमरी कीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये फुली फंक्शनल है। हाफ डिपेंडेंट होगा तो हम उसको कहेंगे पार्शियल। अब प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी और सोसाइटी आईडी दोनों को मिलाकर है, एक को मिलाकर नहीं है, ठीक है। सो ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो सोसाइटी आईडी है इसकी बेस पर आप सोसाइटी नेम आप पता चल सकता है। आपको एक सोसाइटी की आईडी पता और नेम नहीं भी पता तो आप जाके रजिस्टर में से उस आईडी को ढूंढेंगे या डेटाबेस में से उस आईडी को ढूंढेंगे, उसके आगे आप नाम पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ सोसाइटी आईडी पता हो तो बाकी चीजें आप खुद से निकाल सकते हैं। इसी तरह से लेकिन अब यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। कैसे कि ये जो सोसाइटी आईडी के ऊपर तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी की के अंदर स्टूडेंट आईडी भी है ना, तो सोसाइटी नेम डिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट नेम पे। सोसाइटी का नाम कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट कौन एनरोल हो रहा है, कि उर्दू में कौन आ रहा है, मैथ में कौन आ रहा है। तो इसका मतलब ये आधी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है, आधी पे नहीं कर रही, तो इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। फिर सोसाइटी आईडी की बेस पर आप सुपरवाइजर आईडी तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यही जो सुपरवाइजर आईडी है ये स्टूडेंट आईडी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो द स्टूडेंट in society table can be converted to second normal form by extracting the society name, supervisor id, ठीक है, और सुपरवाइजर नेम टू अ सेपरेट। तो जहां जहां ये पार्शियल डिपेंडेंसी है तो इसको हम इलादा करेंगे, ठीक है। और ये जो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये तो टोटली सेपरेट टेबल बन गया, और जो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी जिस टेबल में आ गई इसका मतलब अब उस टेबल के अंदर मजीद कोई भी एरर नहीं आ सकता, ठीक है। जहां पर भी फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी तक नहीं बनी उन सारे टेबल्स को आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमने इलादा करना है। जब इलादा करेंगे तो एक टेबल तो हमने ऑलरेडी बना लिया, कौन सा, कि स्टूडेंट के नेम और स्टूडेंट आईडी को इलादा कर दिया और ये स्टूडेंट का टेबल बन गया। फिर सोसाइटी का टेबल हमने इलादा कर दिया, ठीक है। और एक ये जो थर्ड टेबल था फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला, सोसाइटी आईडी, स्टूडेंट आईडी और पोजीशन, ये इलादा हो गए, ठीक है। तो ये तीन टेबल हमने यहाँ पे बनाए। ये पहला टेबल है स्टूडेंट का, आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी की बेस पर है। आगे हम गए सोसाइटी के लिए टेबल हमने बनाया, ये सोसाइटी आईडी, सोसाइटी नेम, सुपरवाइजर आईडी, सुपरवाइजर नेम और उनकी वैल्यूज को नीचे उसी तरह से कॉपी कर दिया। और तीसरा स्टूडेंट आईडी, सोसाइटी आईडी और पोजीशन का ये इलादा कर दिया हमने टेबल, ठीक है। आपने कॉलम्स को देखना होता है, वैल्यू को नहीं देखते कभी भी। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसमें है, द अबव टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म बट इसने सारी अनॉमलीज को नहीं की। अभी मॉडिफिकेशन अनॉमली इसके अंदर स्टिल एग्जिस्ट करती है सोसाइटी वाले टेबल में। सपोज मिस्टर वसीम रिजाइन और मिस्टर खान उसकी जगह पे आ गया है। ये वाले टेबल में एक दफ़ा आपको दिखा दूं, ये वाला टेबल है। मिस्टर वसीम जो है वो उर्दू की सोसाइटी में भी है, इंग्लिश की भी है और इधर भी उर्दू की सोसाइटी में भी है, ठीक है। तो सुपरवाइजर एक है, सोसाइटी उसके पास दो हैं। अब इसकी जगह पे आता है कोई नया बंदा, तो आपने अपडेट करना है कि पुराने वाले का नाम चेंज करना है उसकी जगह पे। सो इसके अंदर इशू आ गया क्या कि मिस्टर खान जैसे ही उसकी जगह पे आता है, मिस्टर खान विल यूज द सेम सुपरवाइजर आईडी ऑफ मिस्टर वसीम, सो टू रोज इंस्टेड ऑफ वन नीड टू बी अपडेटेड। तो एक वक्त में आपको दो काम करने पड़ेंगे, तो ये भी अनॉमली है। एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, सिंगल होनी चाहिए चीज, यूनिक। सो इसको हमने खत्म करना है, तो उसके लिए हमें अलग-अलग टेबल इसके बनाने पड़ेंगे। तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए हमने क्या करना होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसको खत्म करना होता है। इन सोसाइटी टेबल सोसाइटी आईडी से सुपरवाइजर आईडी आप निकाल रहे हैं और सुपरवाइजर आईडी से आप सुपरवाइजर का नाम निकाल रहे हैं। इट मीन सुपरवाइजर आईडी से आप डायरेक्टली सुपरवाइजर निकाल रहे हैं। सो बीच में ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि ए से आप बी निकाल सकते हो, फिर बी से सी, तो इसका मतलब ए से आप डायरेक्टली सी निकाल सकते हैं। सो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इसको यहाँ पे रिमूव करना होता है। और एक दूसरा क्या है कि ये जो सुपरवाइजर आईडी है ये प्राइमरी की नहीं है,
तो सुपरवाइजर का नाम अपने सुपरवाइजर की आईडी पे डिपेंडेंट है, वो सोसाइटी आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो नॉन की के ऊपर डिपेंडेंट है। इस अनोमली को रिमूव करना है और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चीज जाती है। इट इज काइंड ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। The attribute that contribute to transitive dependency is are extracted to separate third normal form table. ठीक है। So the society table can be converted to third normal form by extracting supervisor to a new society teacher. एक नया supervisor का एक अलग टेबल आपने बना दिया। The attribute supervisor and super जो है वो fully functionally dependent है supervisor ID पे। तो इन दोनों को आपने लिया और इससे आपने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया। जब ये नया टेबल क्रिएट किया, बेसिकली हमने ये वाले टेबल को चेंज किया है। तो सॉरी ये वाले को नहीं, इस वाले को। तो हमने इसके एंड पे पहले 4 एट्रीब्यूट थे, सुपरवाइजर नेम भी था, तो वो जो नाम है वो सुपरवाइजर आईडी के साथ हमने इलादा कर दिया। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने चीज को सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ये सेपरेट 3 टेबल्स बन गए, आप इनको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गई है चीज। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखें तो आप कोई भी नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, इसमें से डिलीट कर सकते हैं। एक ही रो पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी और पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इधर आप देखें तो सोसाइटी आईडी के साथ वो सुपरवाइजर कौन कौन सा रेंज है। तो आपको सुपरवाइजर की आइडेंटिफिकेशन चेंज हुई, तो इधर आपने जस्ट उसकी आईडी चेंज करेंगे, सिंगल वैल्यू, किसी और मल्टीपल वैल्यूज पे इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, ठीक है। नया सुपरवाइजर आता है तो आप उसको अलहदा इधर से ऐड कर देंगे, ठीक है। सोसाइटी भी अलहदा होगी, ये सारी चीज़ें भी अलहदा होगी। तो ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चीज़ आ गई है। इसी तरह से एक और हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अब आप देखें तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, और ये सिंगल वैल्यूज है। तो आपको पिछले में बताया कि जब जहाँ जहाँ ये वाली वैल्यू आएगी वहाँ पे साथ साथ ये सारी वैल्यूज भी आएंगी। तो हम क्या करते हैं, जब ये इन स्टूडेंट आईडी लिखना है तो ये फजूल में साथ हम बार बार लिखते रहें, तो हम इसको पहला काम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाते हुए इसको इलादा कर देंगे और इसमें से एक स्टूडेंट आईडी को पकड़ेंगे और उसको इसके साथ रिमेनिंग के साथ मिला देंगे। और ये जो एक रो के अंदर अब आप देखें ना, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो ये 3 अलग रोज बन जाएंगी। ये सिंगल रो में 2 वैल्यूज हैं, तो इसकी अलग 2 वैल्यूज, 2 रोज अलग अलग बन जाएंगी। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम जाने के लिए इसमें हमने क्या किया, ये जो रिपीटिंग एलिमेंट्स थे मैंने उनको अलग कर दिया, ठीक है। और अकेला जो स्टूडेंट आईडी है वो रिमेनिंग चीजों के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं वो रिपीट हुआ है, ठीक है। ये नीचे भी उसी का कंटिन्यूड पार्ट है ऊपर वाले टेबल का। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास चीज आ जाती है कि आपने इस को 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया और अब हर रो में सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है, डबल वैल्यूज एक रो के अंदर नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो आप इस वाले को अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो टेबल है स्टूडेंट रिलेशन, तो इसके अंदर जो है वो कुछ चीजें हैं। जिस तरह से यूनिट का ये जो नेम है ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, यूनिट कोड के ऊपर। इसको यूनिट स्टूडेंट आईडी से कोई गर्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है यूनिट कोड के ऊपर तो ये चीजें डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इसको इलादा कर देंगे, ठीक है। इलादा करते हुए हमने क्या किया, उसी में से जब इस वाले को आपने इलादा करना है तो इसके अंदर से ये जो है ये तीनों इलादा कर देंगे और ये चीज़ें जो हैं ये इलादा हो जाएंगी। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया कि ये जो यूनिट वाला एरिया इलादा हो गया और स्टूडेंट आईडी जो है ये इलादा हो गई। ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी थी। पार्शियल डिपेंडेंसी तभी आती है जब एक टेबल के अंदर 2 प्राइमरी कीज हों, ये भी प्राइमरी की था, ये भी प्राइमरी की था, ठीक है। तो ये जो 2 रोज हैं ये सेकंड वाली प्राइमरी की जो यूनिट कोड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जिस पे डिपेंडेंट है हमने उसके साथ इसको अलहदा कर दिया और हर स्टूडेंट आईडी एक यूनिट कोड के साथ अटैच्ड है तो उसको अलहदा कर दिया हमने, ठीक है। इससे जो ऊपर वाला टेबल है उसमें सिंगल प्राइमरी की है तो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ये वाला टेबल नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल प्राइमरी की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी का तो यहाँ पे सवाल भी नहीं पैदा होता,
लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कि ये जो कोर्स की लेंथ है ये कोर्स आईडी पे डिपेंडेंट है। कोर्स का ये जो क्रेडिट आर या लेंथ है ये डिपेंडेंट है कोर्स आईडी पे। इनको कोई गर्ज नहीं पड़ता स्टूडेंट आईडी क्या है। इसका मतलब नॉन की पे डिपेंडेंट है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए ये हमने किया कि उसको अलग-अलग जो ऊपर वाला टेबल था स्टूडेंट का उसको हमने अलग किया कि ये अलग कर दिया, और कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने अलग कर दी। तो ये हमारे पास है इसकी नॉर्मल फॉर्म, और ये हमारे पास फाइनल 4 सेपरेट इसके टेबल बन जाते हैं कि जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 4 अलग-अलग टेबल्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हो तो आप आराम से मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।